तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों अब जाके हमारे रेनिंग मिस्टर ओलंपिया डेरेक लैंसफोर्ड की तरफ से अपडेट आया हुआ है। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है कि अभी रेनिंग मिस्टर ओलंपिया के माइंड में क्या चल रहा है, मतलब उनका माइंड सेट अभी क्या है नेक्स्ट ईयर अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि वो अपने वर्क में मतलब अपने वर्कआउट में वापस आ गए हैं, और उनका कहना भी है कि ऑलरेडी 2 हफ्ते पार हो गए हैं एंड अभी एक एक दिन कीमती है नेक्स्ट ओलंपिया के टाइटल को डिफेंड करने के लिए, और वो उन दिनों को मिसयूज या वेस्ट नहीं करने वाले। एंड अभी हर दिन उनके पास अपॉर्चुनिटी है खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर करने का, क्योंकि ये साफ बात वो भी समझ गए हैं कि पर्शियन वुल्फ अब पहले से भी ज़्यादा हंग्री हो चुके हैं, और नो डाउट कि नेक्स्ट बार वो एक एनॉर्मस इंप्रूव फिजिक के साथ आने वाले हैं। तो अब डेरेक को अपने क्राउन को डिफेंड करने के लिए तो हर दिन खुद के फिजिक के ऊपर ध्यान देना ही होगा कि कैसे वो डे बाय डे खुद को इंप्रूव कर सके। एंड बाकी के बॉडी बिल्डर्स जैसे अभी रिबाउंड पीरियड में जाएंगे या उतने सीरियस नहीं रहेंगे, बट डेरेक को इवन अभी अपने रिबाउंड पीरियड और अपने ऑफ सीजन दोनों में भी सेम प्रेप मोड जैसा ही सीरियस और फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो हार्डी उस मौके को तो नहीं छोड़ने वाले। अब भाई सवाल ये उठ रहा है ओलंपिया के बाद कि क्या डेरेक अपने फ्रंट फिजिक में वो थिकनेस, वो डेंसिटी, वो ग्रेनीनेस इस साल ला पाएंगे, क्योंकि इस साल उनकी बैक तो एकदम हार्ड और कंडीशन थी, बट उस मुकाबले उनकी फ्रंट फिजिक उतनी भी कंडीशन या ग्रेनी नहीं थी। तो क्या डेरेक उस चीज़ को फुलफिल कर पाएंगे? तो वहाँ हैनी रैम्बोट का कहना है कि अभी डेरेक के जो फ्रंट मसल्स है यानी चेस्ट, शोल्डर्स और स्क्वाट के मसल्स, वो अभी बाकियों के मुकाबले न्यू मसल्स है, मतलब बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले। एंड आई थिंक कि डेरेक अभी ओलंपिया लाइनअप के ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले एक यंग बॉडी बिल्डर है। तो इसीलिए उनके कोच का कहना है कि टाइम बाय टाइम जैसे जैसे डेरेक ट्रेन करते जाएंगे तो वो न्यू मसल्स के अंदर भी मैच्योरिटी आने लगेगी और वो हार्ड और कंडीशनड होते जाएंगे। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि डेरेक के बेस्ट या पीक फिजिक को अभी तक तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है, एंड आने वाले कुछ सालों में वो खुद के फिजिक को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो डेरेक अगर इस ओलंपिया में ऐसे दिख सकते हैं, वो भी फुल मसल मैच्योरिटी के बिना, तो आने वाले कुछ सालों में डेरेक जब और ज़्यादा हार्ड और कंडीशनड आएंगे, साथ ही साथ उनकी मसल्स और ज़्यादा मैच्योर होकर आएगी, तब पता नहीं डेरेक कैसे दिखने वाले हैं। एंड अभी तो ये हमने डेरेक के एक स्टार्टिंग वर्जन को ही देखा होगा, अगर डेरेक और हैनी के बातों के ऊपर बिलीव करें तो। अब भाई एनपीसी और आईबीबी प्रो लीग के वाइस प्रेसिडेंट टाइलर मैनियन की तरफ से उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है। अब ये बात तो आप सब जानते ही हो कि उनका हर एक स्टेटमेंट आप सबको सोचने पे तो मजबूर कर ही देता है, साथ ही साथ उनका जो थॉट है वो भी मेजोरिटी से थोड़ी अलग ही होती है। एंड इस बार भी ऐसा ही कुछ है, जहां उनका कहना है कि इस साल रेमन ने खुद को इंप्रूव किया है, वो भी एक बहुत हद तक, जिससे कि मैं भी एग्री हूँ। बट साथ ही साथ उनका कहना है कि रेमन की जो फिजिक थी फ्रंट से और क्रिस की जो फिजिक थी उसमें ज़्यादा डिफरेंस या ज़्यादा गैप नहीं था, क्योंकि उनका कहना है कि रेमन ने इस साल खुद को इंप्रूव तो किया, बट क्रिस यूजुअली जितने टॉप नॉच फिजिक के साथ आते हैं वो इस बार क्रिस नहीं ला पाए, एंड इसलिए दोनों के बीच ज़्यादा गैप नहीं था। अब भाई जहाँ की ओलंपिया के बाद बड़े बड़े लेजेंड्स बॉडी बिल्डर्स कह रहे थे कि क्रिस और रेमन दोनों के फिजिक में बहुत ज़्यादा गैप है, एंड आने वाले कुछ सालों में भी शायद रेमन उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाए, बट वहीं टाइलर मैनियन ने पूरा स्टेटमेंट ही पलट दिया। अब उनके कहने के अंदाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रेमन अगर और थोड़े बेटर आते तो इस साल वो क्रिस को भी बीट कर देते। अब अकॉर्डिंग टू टाइलर मैनियन, पोज बाई पोज क्रिस ने रेमन को बीट किया, क्योंकि क्रिस 5 में से 4 पोजेस में जीते, बट वो जीत बहुत ही कम गैप की थी। एंड मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर टाइलर मैनियन के बहुत ज़्यादा होप्स रहने वाले हैं रेमन के ऊपर, और खासकर टाइलर मैनियन का कहना है कि फ्रंट डबल बाइसेप्स, एब्स एंड थाइस और बैक डबल बाइसेप्स में दोनों के बीच ज़्यादा गैप नहीं था, और इन पोजेस में रेमन क्रिस को बीट कर सकते थे। एंड टाइलर मैनियन की तरफ से साफ कहना है कि अगर क्रिस अपना टाइटल नेक्स्ट ईयर बचाना चाहते हैं तो उनको अच्छे खासी इंप्रूवमेंट्स करके आने होंगे। तो हम लोग जैसा सोच रहे थे कि क्रिस अगर अपने 100% पे नहीं भी आते, स्टिल वो शो को जीत जाते, तो इस चीज़ को तो टाइलर मैनियन ने पूरा नकार दिया। तो भाई इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई रेगन ग्राइम्स और मिलोस की तरफ से ये साफ अनाउंसमेंट आ चुका है कि अब रेगन एक ऑफ पीरियड लेने वाले हैं, और जो चांसेस लग रहे थे कि शायद रेगन जापान प्रो में कम्पीट करने आए, तो ये तो अब नहीं होने वाला। तो यहाँ भाइयों और एक कहानी बन सकती है कि अगर ये अभी अपना ऑफ सीजन लगाने वाले हैं तब इनका एम होगा कि नेक्स्ट किसी शो में कम्पीट करना। तो क्या रेगन आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट कर सकते हैं, ये एक सवाल बन सकता है, क्योंकि इस बार उनके फिजिक में जो कमी थी वो थी उनके चेस्ट और बाइसेप्स में, क्योंकि उसमें साइज़ की कमी थी। तो अगर रेगन इस ऑफ पीरियड में इन चीज़ों को सुधार लेते हैं तो शायद चांसेस बन सकते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक में आए। बट अगर शो के कंपेटिटिव लाइनअप को देखें और रेगन के ओलंपिया क्वालिफिकेशन को लेकर सोचे तो मुझे चांसेस नहीं लगते कि रेगन आर्नोल्ड क्लासिक में आ सकते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या होगा। अब भाई बात कर लेते थोड़ा क्लासिक फिजिक के ऊपर। तो माइकल द बुल का कहना है कि वो आने वाले 12 दिनों के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। तो इन 12 दिनों के अंदर जो सबसे बड़ा शो होगा वो शायद होगा ताइवान प्रो शो, क्योंकि ये जापान प्रो शो में तो नहीं कम्पीट करने वाले। हालांकि शोज इतने ज़्यादा होंगे क्लासिक फिजिक के तो कुछ कहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब तक ये खुद से अनाउंस नहीं करते तब तक तो ये बताना मुश्किल है कि ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे। बट एक बात है कि अगर ये ताइवान प्रो में कम्पीट करेंगे
तो वहाँ उनको जेहुन पार्क से भी कम्पीट करना होगा, जो कि इस साल टेक्सास प्रो के विनर थे। तो देखते हैं कि ये उनको कैसे टक्कर देते हैं। तो भाई फ्लोरियन पॉइजन भी शायद इस शो में कम्पीट कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये इनके क्लासिक फिजिक डिवीजन का दूसरा शो होगा। और इन्होंने भी अपना पहला क्लासिक फिजिक शो 2022 में खेला था टेक्सास प्रो में, तो वहाँ उनकी प्लेसिंग और फिजिक दोनों अच्छी नहीं थी। बट इस बार शायद से एक बड़े वर्जन के साथ आने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि ये माइकल और जेहुन पार्क को कैसे टक्कर देंगे। अब भाई मार्टिन फिट्जवाटर ने भी अपना एप्लीकेशन दे दिया है आर्नोल्ड क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो भी इस शो में कम्पीट करना चाहते हैं, जो कि यूएसए वाला शो है। तो माना कि अब शो में बस 16 हफ्ते ही बाकी है, बट मार्टिन का जो ऑफ सीजन था वो 1 साल से भी ज़्यादा का था, और इस बीच इन्होंने अपने साइज़ पे अच्छा खासा काम किया है। साथ ही साथ फिजिक में भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। बाकी जब तक ये स्टेज पे नहीं आते तब तक तो कुछ भी बताना मुश्किल है। और इसकी लास्ट अपडेट भाई एंटोनी वैलेंट की तरफ से। अब इन्होंने भी अपना प्रेप शुरू कर दिया है आर्नोल्ड क्लासिक के रिगार्डिंग। वैसे इन्होंने भी पूरा साल ऑफ लेकर अपनी फिजिक को इंप्रूव किया। बाकी ये एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनके लिए ओलंपिया में क्वालिफिकेशन लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनका एम है ओलंपिया में एक अच्छी प्लेसिंग लाना, एंड शायद इस साल ये इस चीज़ को कर दे। वैसे इनका जो लेग है वो इनके अपर फिजिक को डोमिनेट कर देता है, तो ये एक इम्बैलेंस है इनके साथ। बाकी तो स्टेज पे पता चलेगा कि इन्होंने खुद को कितना इंप्रूव किया है। तो भाई आज की वीडियो ये पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।